हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। चलिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आर्टिकल 14 डिस्क्रिमिनेशन अलाउ करता है तो आप क्या यकीन करेंगे। आज हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। रीजनेबल क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को और आर्टिकल 14 से जुड़ी हर एक चीज को ध्यान से समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले आर्टिकल 14 को समझ लेते हैं, क्योंकि इस आर्टिकल के अंडर ही टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन फॉल करता है। जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं, स्टेट किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं करेगा, यानी मना नहीं करेगा इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के लिए इंडियन टेरिटरी में। जैसे कि आपने देखा यहां पर्संस की बात हो रही है, यानी ये आर्टिकल 14 सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए अवेलेबल है। देखिए, आर्टिकल 14 में सिर्फ इन दो टर्म्स का ही पूरा खेल है, जो कि है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं, ये दो टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन दो टर्म्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है। एक एक करके इन दोनों टर्म्स को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की। देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ का सिंपल मीनिंग है कि लॉ की नजर में सब इक्वल हैं। तो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, पुलिसमैन हो, या कोई ऐसा पर्सन हो जिसके पास बहुत पैसे हैं, या कोई ऐसा ही पर्सन क्यों ना हो जिसका सोसाइटी में काफ़ी बड़ा स्टेटस है, लॉ के सामने सब सेम है, सब इक्वल हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये चीज़ भी स्पेसिफाई करता है कि किसी भी पर्सन को स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जाएंगी, लेकिन ये स्पेशल प्रिविलेजेस कुछ केसेस में अलाउड हैं, जिसकी बात हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते टाइम समझेंगे। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ मेंशन करता है, जो कि है रूल ऑफ लॉ। देखिए, रूल ऑफ लॉ का सिंपल मीनिंग है कि लॉ ही सबको कंट्रोल करेगा, सब लोग लॉ से ही गवर्न होंगे, चाहे किसी पर्सन का रैंक, स्टेटस, पोजीशन कुछ भी हो। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो एक नेशन में लॉ का ही राज होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इस कंटेक्स्ट में। अब जैसा कि आपने देखा, इक्वालिटी बिफोर लॉ सिंपली स्टेट को यह कहता है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट और डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव पर प्रोहिबिशन लगना चाहिए। तो सिंपली इक्वालिटी बिफोर लॉ स्टेट को कुछ चीजें नहीं करने को कहता है, जिससे हमें यह पता लगता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। देखिए, यहाँ नेगेटिव कॉन्सेप्ट से कोई गलत मीनिंग आप मत समझिएगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ सिंपली स्टेट पर एक ऑब्लिगेशन इंपोज करता है कि किसी भी पर्सन के साथ यहाँ अनइक्वल ट्रीटमेंट और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ ये चीज भी देखने को मिलती है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इंक्लूड करता है रूल ऑफ लॉ और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को। चलिए, आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ। लॉ समझना इतना भी मुश्किल नहीं है अगर साथ मिलकर समझेंगे तो, और ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप इस नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे और मेरी वीडियोस सबसे पहले पाएंगे। तो कर दीजिए क्लिक। चलिए, अब डिस्कस करते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट को जो कि इक्वालिटी को एक अलग नजर से बट एक प्रोग्रेसिव नजर से देखता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। जैसा कि आपने देखा, इक्वालिटी बिफोर लॉ में लॉ सबको एक ही नजर से देखता है, लेकिन क्या सिर्फ इक्वल नजर से ही सबको देखना सही में इक्वालिटी मानी जाएगी? तो इसका आंसर है सिंपली नो। इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए पिक्चर में आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का कॉन्सेप्ट। देखिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज सिंपली ये कहता है कि हर लॉ को यूनिवर्सली अप्लाई नहीं किया जा सकता। मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक लॉ हर पर्सन के ऊपर सेम तरीके से ही एप्लीकेबल हो। चलिए, आगे आने वाला एग्जाम्पल आपके लिए सारी चीजें यहाँ क्लियर कर देगा। तो डिस्कस करते हैं इस चीज को। तो मान लीजिए क्लासरूम में एग्जाम लिया जा रहा है। उस एग्जाम को दो कैंडिडेट्स दे रहे हैं, जिसमें पहले जो कैंडिडेट हैं वो ब्लाइंड हैं, लेकिन दूसरे कैंडिडेट बिल्कुल फिजिकली फिट हैं। अब इन दोनों को एग्जाम कंप्लीट करने के लिए 3 घंटे मिलते हैं। चलिए, मुझे एक बात बताइए कि 3 घंटों में कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, वो कैंडिडेट जो फिजिकली फिट है। तो फिर यहाँ जो ब्लाइंड कैंडिडेट हैं, कहीं ना कहीं उनके राइट्स और इंटरेस्ट को हार्म पहुँच रहा है, क्योंकि अपनी ब्लाइंडनेस के चलते 3 घंटे उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। लेकिन यहाँ तो इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ही दोनों कैंडिडेट्स को 3 घंटे अलॉट किए गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ब्लाइंड कैंडिडेट के साथ हमें इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। इस सिचुएशन से हमें यह पता लगता है कि हर पर्सन को इक्वली ट्रीट करना कई बार इनइक्वालिटी को भी बढ़ावा दे देता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो सब लोगों को आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। जैसा कि आपने देखा, दोनों कैंडिडेट्स को इक्वालिटी के चलते सेम अमाउंट ऑफ टाइम दिया गया, फिर भी यहाँ ब्लाइंड कैंडिडेट के राइट्स कॉम्प्रोमाइज हुए। इंपॉर्टेंट चीज यहां यह है कि डिफरेंट पर्संस के सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन के बेसिस पर उन्हें इक्वली प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, जिसके बारे में यहां इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का कॉन्सेप्ट भी बात करता है। फिर आगे होता क्या है कि इन ब्लाइंड कैंडिडेट के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्जाम अथॉरिटीज ये कहती हैं कि इन्हें 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा इनकी डिसेबिलिटी की वजह से, जिससे ये अपने एग्जाम में और अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो इस एक्स्ट्रा केयर या इस रिलैक्सेशन की वजह से इस ब्लाइंड कैंडिडेट के राइट्स को इक्वल प्रोटेक्शन मिल पाएगा।
जाएगा। देखिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि भले ही ब्लाइंड कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ फिजिकली फिट कैंडिडेट के साथ कोई भी इनइक्वालिटी हुई है, क्योंकि ब्लाइंड कैंडिडेट अपनी ब्लाइंडनेस के चलते पहले से ही एक अनइक्वल सिचुएशन और अनइक्वल सर्कमस्टांस में थे। लेकिन वहीं फिजिकली फिट कैंडिडेट बिल्कुल फिट थे, उन्हें कोई भी डिसेबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से वो पहले से ही इक्वल सिचुएशन और इक्वल सर्कमस्टांस में थे, इसलिए उन्हें किसी भी तरीके के रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं थी। देखिए ब्लाइंड कैंडिडेट को रिलैक्सेशन या स्पेशल ट्रीटमेंट देना इसलिए भी ज़रूरी है जिससे उनके और फिजिकली फिट स्टूडेंट के बीच इक्वल फुटिंग एंश्योर हो पाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को कई जुडिशियल इंट्रोस्पेक्शंस के बाद कहा जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो कि करना ज़रूरी है इक्वालिटी अचीव करने के लिए। देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं, वीडियो के शुरू में मैंने ये कहा था कि आर्टिकल 14 डिस्क्रिमिनेशन अलाउ करता है। मेरा मतलब इस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन से ही था कि यहाँ कुछ सिचुएशंस में किसी पर्सन को हम अगर एक्स्ट्रा केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे मतलब एक ऐसा पर्सन जो अनइक्वल सिचुएशन में है उसके बीच और एक जो ऐसा पर्सन है जो इक्वल सिचुएशन में, उन दोनों के बीच इक्वल फुटिंग एंश्योर हो पाए। इसीलिए हमें थोड़ी एक्स्ट्रा केयर देने की जरूरत पड़ सकती है उस पर्सन को जो यहाँ अनइक्वल सिचुएशन और अनइक्वल सर्कमस्टांस में है। सो जैसे कि आप सबने देखा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये स्टेट को कुछ करने से रोकता नहीं है, बल्कि ये स्टेट से इक्वल ट्रीटमेंट डिमांड करता है और एंश्योर करता है इक्वल फुटिंग को। सो फाइनली डिस्कस कर लेते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन को, जिसे टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो एग्जांपल मैंने आपको पहले समझाया था उसी एग्जांपल से रीजनेबल क्लासिफिकेशन को भी हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का सिंपल मीनिंग होता है ऐसा डिफरेंशिएशन या ऐसा डिवीजन जो कि रीजनेबल हो, मतलब कई चीजों में कुछ इस तरह से अंतर करना, जो अंतर यहाँ किया जा रहा हो अच्छी चीज के लिए, मतलब एक चीज को यहां दूसरी चीज से अलग करना, लेकिन ये डिफरेंशिएशन यहां रीजनेबल और वैलिड होना चाहिए। अब किसी चीज को आप अलग तभी कर सकते हैं, यानी तभी रीजनेबली क्लासिफाई कर सकते हैं जब वो चीज इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हो। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं ये भी देख लेते हैं। पहली कंडीशन जो कंटेक्स्ट में आती है वो है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, दूसरी है रैशनल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट और रिजल्ट। देखिए डरिए मत, एक एक करके इन दोनों कंडीशंस को इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। सो पहली कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब है आप किस रीजन के बेसिस पर एक चीज को दूसरी चीज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो रीजन इंटेलिजेंट होना चाहिए। आप यहां अनरीजनेबली या आर्बिट्ररीली होकर चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये चीज यहां बिल्कुल अलाउड नहीं है। देयर शुड बी एन इंटेलिजेंट रीजन जिसके बेसिस पर आप डिफरेंट चीजों को यहां डिफरेंशिएट करेंगे एक दूसरे से। दूसरी कंडीशन कंटेक्स्ट में आती है रेशनल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट और रिजल्ट, मतलब आप जिस चीज को यहां दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे हो उस चीज का नेक्सस होना चाहिए, यानी कनेक्शन होना चाहिए एंड रिजल्ट के साथ। चलिए हो सकता है आपको ये कंडीशन समझने में दिक्कत हुई हो, तो इन कंडीशन को प्रीवियस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो अब उस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया था ब्लाइंड कैंडिडेट की ब्लाइंडनेस, मतलब एक वैलिड रीजन था ये जिसकी वजह से हम उस ब्लाइंड कैंडिडेट को फिजिकली फिट कैंडिडेट से डिफरेंशिएट कर रहे थे, यानी उनकी डिसेबिलिटी जिसकी वजह से वो अनइक्वल सिचुएशन में थे, और बिल्कुल ये एक वैलिड रीजन है ब्लाइंड स्टूडेंट को फिजिकली फिट स्टूडेंट से डिफरेंशिएट करने का। अब सेकंड कंडीशन को भी क्लियर कर लेते हैं। तो जब ब्लाइंड कैंडिडेट को उनकी ब्लाइंडनेस की वजह से फिजिकली फिट कैंडिडेट से डिफरेंशिएट किया गया था, तो वो डिफरेंशिएशन इसलिए किया गया था जिससे ब्लाइंड कैंडिडेट यहां अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके, और बेटर परफॉर्मेंस ही इस एग्जाम्पल का मेन ऑब्जेक्टिव और एंड रिजल्ट था। तो यहाँ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और ऑब्जेक्टिव के बीच डायरेक्ट कनेक्शन होने की वजह से इस एग्जाम्पल की सिचुएशन को रीजनेबल क्लासिफिकेशन के इस क्राइटेरिया में पास किया जाएगा, क्योंकि यहाँ जो डिफरेंशिएशन की गई है वो इनवैलिड या अनरीजनेबल नहीं है, और यहाँ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का नेक्सस यानी कनेक्शन है एंड रिजल्ट के साथ, यानी ऑब्जेक्टिव के साथ। जो ऑब्जेक्टिव था एग्जाम में बेटर परफॉर्म करने का और दोनों कैंडिडेट्स को इक्वल ट्रीटमेंट देने का, जो कि ब्लाइंड कैंडिडेट को 1 घंटे की रिलैक्सेशन देने के बाद एंश्योर किया गया। सो आज का ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट और आर्टिकल 14 को डिस्कस करना हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये चीज़ काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। काफ़ी केसेस में इन चीज़ों को, इन कॉन्सेप्ट्स को मेंशन किया जाता है। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।